नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, यहां हम हेयरिंग और ईयर डिसीज से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दों की जानकारी लेंगे। हालांकि इस चैनल के कुछ वीडियोस पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ईयर डिसीज के बारे में आप एक इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाए और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। स्वागत है। आज हम कानों से संबंधित एक ऐसे डिसीज के बारे में जानकारी लेंगे जो वैसे तो रेयर है, लेकिन यदि समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें, खासकर साइनस के रोगी। और इस डिसीज़ का नाम है कॉलेस्टिटोमा। यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीज़ है, लेकिन इस वीडियो में इसके बारे में आपको बहुत ही सरल तरीके से जानकारी दी जाएगी। और इसके लिए हम प्रश्न और उत्तरों की एक सीरीज़ में जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले कॉलेस्टिटोमा के बारे में बताने से पहले मैं एक खास बात बताना चाहूँगा कि कई लोग यह कहते हैं कि एक बार कॉलेस्टिटोमा की सर्जरी करवाने के बाद यह वापस आ जाता है। ऐसा कई डॉक्टर भी कहते हैं, जो कि सच भी है। कई लोगों में रिकरेंट कॉलेस्टिटोमा रिपोर्ट किया जाता है, यानी कान में स्किन या त्वचा की बार बार एबनॉर्मल ग्रोथ होना, और इसे दवाइयों से या किसी भी दूसरी तरह से रोका नहीं जा सकता। लेकिन एक तरीका है जिससे न केवल कॉलेस्टिटोमा के बार बार होने को, बल्कि शरीर के किसी भी ट्यूमर, यहाँ तक कि कैंसर के ट्यूमर की भी ग्रोथ रोकी जा सकती है। लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम केवल कॉलेस्टिटोमा के बारे में बात करते हैं। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको इन डेप्थ चैनल के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हमारा पहला प्रश्न है, कॉलेस्टिटोमा क्या है? तो कॉलेस्टिटोमा मिडिल ईयर का डिसीज़ है। इसमें कान के पर्दे के पीछे जो बोन्स यानी हड्डियाँ होती हैं, उनके आसपास एक स्किन ग्रोथ या सिस्ट या ट्यूमर बन जाता है, और ये ट्यूमर कैंसरस नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, कॉलेस्टिटोमा क्यों और कैसे होता है? तो कॉलेस्टिटोमा होने के कई कारण हैं। कई बार ये कॉन्जेनिटल यानी जन्म के समय से ही रहता है। आप स्क्रीन पर देखिए, इसमें ऊपर की तरफ सफ़ेद रंग का जो लंप दिखाई दे रहा है, यही कॉलेस्टिटोमा है। कॉन्जेनिटल के अलावा दूसरे कारणों से भी कॉलेस्टिटोमा हो सकता है, जैसे कान के पर्दे पर नेगेटिव एयर प्रेशर बनने से। इसमें मिडिल ईयर के एयर प्रेशर में गड़बड़ी आ जाती है। दरअसल जैसा हम कई बार बात कर चुके हैं कि यूस्टेशियन ट्यूब या ई ट्यूब हमारे मिडिल ईयर को नाक और साइनस से जोड़ती है। जब किसी को ज़्यादा सर्दी जुकाम या साइनस से संबंधित समस्या बनी रहती हैं, तो कभी कभी ई ट्यूब ठीक से काम नहीं कर पाती, जिसे यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन कहा जाता है। ऐसे में मिडिल ईयर में वेंटिलेशन यानी हवा को ठीक तरह से पहुंचाना और नॉर्मल एयर प्रेशर बनाकर रखना सब गड़बड़ा जाता है, और मिडिल ईयर में नेगेटिव प्रेशर बन जाता है। और जब ऐसा होता है तो कान का पर्दा अंदर की तरफ रिट्रैक्ट होने लगता है, यानी अंदर की तरफ खिंचने लगता है। फिर इस रिट्रैक्शन में ईयरवैक्स स्किन के टुकड़े जमा हो जाते हैं और कान के पर्दे के पीछे एक लंप या सिस्ट या गठान बना लेते हैं, जिसे कॉलेस्टिटोमा कहा जाता है। याद रखिए, साइनस की समस्या वाले लोगों को कॉलेस्टिटोमा होने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए साइनस की समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कॉलेस्टिटोमा के क्या लक्षण हैं? तो देखिए, यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस रोग के लक्षणों को पहचानें, क्योंकि अर्ली स्टेज में कॉलेस्टिटोमा कई महीनों तक या कभी कभी 1-2 सालों तक भी कोई लक्षण पैदा नहीं करता। खासकर बच्चों में जब कॉलेस्टिटोमा होता है तो उन्हें किसी तरह का दर्द या परेशानी नहीं होती, केवल उनका कान बहता है या फिर थोड़ी हेयरिंग पावर कम हो जाती है। लेकिन जब कॉलेस्टिटोमा फॉर्मेशन एक खास लेवल पर पहुंच जाता है, तब बच्चों और बड़ों का सबसे पहला लक्षण है कान का बहना। लेकिन इसमें कान से साफ या पानी की तरह लिक्विड निकलने की बजाय गहरे रंग का बदबूदार पस और ईयरवैक्स जैसा साथ ही चिपचिपा लिक्विड भी निकल सकता है, और यही कॉलेस्टिटोमा का पहला लक्षण है। इसके बाद जैसे जैसे कॉलेस्टिटोमा की सिस्ट या गठान का साइज बढ़ता है, वैसे वैसे कान अधिक बहने लगता है और सूज भी जाता है। इसके अलावा गंध और स्वाद का सेंस बदल सकता है, यानी ठीक तरह से चीज़ों की गंध नहीं आती और खाने का स्वाद भी बदला हुआ लगता है। इसके साथ ही चक्कर या वर्टिगो भी हो सकता है। साथ ही हेयरिंग लॉस तो होता ही है। इसके अलावा कान हमेशा भरा हुआ लगता है और इसमें काफ़ी दर्द होता है। और कभी कभी जिस तरफ कॉलेस्टिटोमा है उस तरफ का चेहरा सुन्न हो जाता है। इसके अलावा कान में बार बार इन्फेक्शन तो होता ही है, और कई लोगों को टिनिटस की समस्या भी पैदा हो जाती है। तो ये सभी कॉलेस्टिटोमा के लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। चौथा प्रश्न है, हम कैसे समझें कि डॉक्टर के पास कब जाना है? तो देखिए,
मैं इसका एक बहुत ही सरल तरीका बताता हूँ। यदि कान से साफ लिक्विड की जगह दुर्गंध युक्त लिक्विड बाहर आ रहा है और 10 या 12 दिनों के बाद भी ये रुक नहीं रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। उसके बाद डॉक्टर की सलाह अनुसार ही सब कुछ करें। याद रखें, जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस उतने ही कम होंगे। 5वां प्रश्न है, कोलेस्टिटोमा में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं? तो सबसे पहला रिस्क तो हेयरिंग लॉस ही है, क्योंकि ना तो कान का पर्दा ठीक तरह से वाइब्रेट होता है और ना ही हड्डियाँ। और मिडिल ईयर में इन्फेक्टेड लिक्विड भरे रहने से कॉक्लिया पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इससे यानी कोलेस्टिटोमा से कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल दोनों तरह के हेयरिंग लॉस हो सकते हैं। दूसरा रिस्क है कान में बार बार इन्फेक्शन का होना। तीसरा रिस्क है चक्कर आना या वर्टिगो होना, क्योंकि शरीर का बैलेंस कानों द्वारा ही मेंटेन होता है। चौथा रिस्क है फेशियल पैरालिसिस, यानी जिस तरफ के कान में कोलेस्टिटोमा है उस तरफ के चेहरे पर लकवा भी मार सकता है। और 5वां और सबसे खतरनाक रिस्क है इन्फेक्शन का इनर ईयर या ब्रेन तक पहुंचना, जिससे मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस या फिर पैरालिसिस भी हो सकता है। 6वां प्रश्न है, कोलेस्टिटोमा का डायग्नोसिस किस तरह किया जाता है? तो देखिए, जब इस बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कोलेस्टिटोमा के जांच के लिए ऑटोस्कोप का यूज़ करता है, ताकि सिस्ट या गठान को देखा जा सके। इससे यह भी पता चल जाता है कि कान के पर्दे में छेद है या नहीं, और है तो कितना बड़ा है। डॉक्टर मरीज का कान पूरी तरह साफ करके उसमें से पस और बाकी डेब्रिस निकाल देता है, ताकि इमेज क्लियर आ सके। यदि ऑटोस्कोपी में कोलेस्टिटोमा दिखाई देता है तब इसकी सही लोकेशन और बोन्स में हुए डैमेज को देखने के लिए सीटी स्कैन भी किया जाता है। और यदि डॉक्टर को लगता है कि इन्फेक्शन स्कल या ब्रेन तक पहुंच सकता है तो एमआरआई भी किया जाता है। इन सभी के अलावा हेयरिंग लॉस को मेजर करने के लिए ऑडियोग्राम भी किया जा सकता है। 7वां प्रश्न है, कोलेस्टिटोमा का मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है? तो जहां तक कोलेस्टिटोमा के ट्रीटमेंट की बात है तो सर्जरी ही इसका सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन इन्फेक्शन को रोकने के लिए डॉक्टर पहले आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, साथ ही कुछ ईयर ड्रॉप्स भी, ताकि ईयर ड्रेनेज को कम किया जा सके। 8वां प्रश्न है, कोलेस्टिटोमा में कौन कौन सी सर्जरीज की जाती है? तो इसमें 2 तरह की सर्जरीज की जाती है। पहली है मैस्टॉइडेक्टोमी, जिसमें बोन्स को ओपन करके सिस्ट या गठान को बाहर निकाला जाता है। और दूसरी है टिम्पैनोप्लास्टी, जिसमें डैमेज हुए ईयर ड्रम या कान के पर्दे को रिपेयर किया जाता है। और यह सर्जरी आमतौर पर पहली सर्जरी होने के 6 या 12 महीनों के बाद की जाती है। 9वां प्रश्न है, सर्जरी कितनी सेफ है और कब तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है? तो देखिए, मैं यही कहूँगा कि सर्जरी कोलेस्टिटोमा के साथ जीने की तुलना में बहुत ही ज़्यादा सेफ है, क्योंकि इसमें मरीज का हेयरिंग लॉस रोका जा सकता है, वर्टिगो की समस्या खत्म की जाती है, साथ ही ब्रेन या फेशियल नर्व के डैमेज का खतरा पूरी तरह रोका जा सकता है, जिससे रोगी पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है। इसलिए सर्जरी सेफ है और ज़रूरी भी है। और दूसरी बात है, इसमें 2 या 3 घंटे का समय लगता है और ज़्यादातर मरीज उसी दिन घर वापस जा सकते हैं। 10वां और आखिरी प्रश्न है, क्या कोलेस्टिटोमा दोबारा वापस आ सकता है? और यदि हाँ, तो इसे कैसे रोका जाए? देखिए, कोलेस्टिटोमा केवल कानों से जुड़ा हुआ रोग नहीं है। इसमें जेनेटिक्स, साइनस, नाक और इम्यूनिटी पावर जैसे फैक्टर भी शामिल रहते हैं। और यदि व्यक्ति इन पर काम नहीं करता तो कोलेस्टिटोमा वापस आ सकता है। अब बात आती है इसे कैसे रोका जाए। तो मैं यही कहूँगा कि केवल कान पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर ध्यान दिया जाए। हेल्थी फूड और एक्सरसाइज की आदत डालें, ताकि इम्यूनिटी बढ़े और स्वस्थ लोग, यानी जिन्हें कोई दूसरा रोग नहीं है, वो ऑटोफेजी का सहारा ले सकते हैं। ऑटोफेजी एक चमत्कार है जिसे हमारा शरीर हर समय करता है। वैसे तो यह एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, लेकिन कई तरीकों से इसे घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और ऑटोफेजी को पूरी तरह एक्सप्लेन करने में बहुत समय लगेगा, इसीलिए इस पर एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।